हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारा चल रहा है भारत का मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास में इससे पहले हमने खिलजी वंश को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जो इसमें जितने भी घटना चक्र में पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। चाहे वो यूपीपीसीएस से रिलेटेड हो, बीपीएससी से रिलेटेड हो, एमपीपीसीएस से रिलेटेड हो, आरएएस से हो या उत्तराखंड पीसीएस से हो, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और इसमें देखते हैं हम सबसे पहला ही क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा वंश का प्रथम सुल्तान बना तुगलक वंश का? तो फ्रेंड्स, वो बना गाजी मलिक। इसका क्या इतिहास है वो देखते हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा गया, इसलिए मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके अधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो फ्रेंड्स, ये था तुगलक वंश का। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फ्रेंड गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि की स्थिति को सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा पोतों को पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ किया और ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश के राज्य में राज्य किया? वो था फ्रेंड्स तुगलक वंश, क्योंकि गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1266 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किया। और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से 1526 तक किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। दिल्ली सुल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो फ्रेंड्स वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। उसे खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में वह निपुण था। अमीर ए कोही एक नया विभाग की सुल्तान ने शुरू किया था। वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना तथा 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार के लिए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। क्वेश्चन नंबर 7,
दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? वो है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किससे संबंधित है? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बैरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्रों में होने के कारण देवगिरी राजधानी बनाया गया। कि दिल्ली के दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था फिरोज तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलवाए और उन सभी सिक्कों का भी उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी विशिष्टता रही है। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी एवं साम्राज्य के विस्तार की नीति कार्य रूप में परिणत करने की वजह मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी और ईरान के कैरावात खां के समय सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल रहा। निम्नलिखित में से पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार की अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने के कारण असफल रही। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन सुल्तान के लिए कहा था, तो ये कहा था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। उसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनदार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई द्वारा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो था ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था उसके द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन का मुद्रा जानता था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, दूसरा कारण है, वो बताना है। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही बात है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन उचित नियंत्रण नहीं था। ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता 16। मूर देश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो फ्रेंड्स वो आया था इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मध्यकालीन यात्री एक लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो फ्रेंड्स वो था इनमें से मोरक्को का था। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया।
किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण मिलता है? वो मिलता है फ्रेंड्स इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत आया। किताब उल राहेल उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कौन थे फ्रेंड्स? वो थे नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया और निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 आता, होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो बना मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वे उन्हें राजा से? तो फ्रेंड्स ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया और तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा 23। इतिहासकार बदायूं ने जिसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? वो है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकर के कार्य किए, नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी एवं बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक दीवान ए खैरात स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स वो है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग में दीवान ए खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों एवं अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमानों एवं लड़कियों की विवाह की व्याख्या करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फ्रेंड्स इनमें सबसे अधिक गुलाम जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दासों को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग
आरिज, ये गलत है, आरिज विभाग इसने नहीं नियुक्त किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को नई अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये भी गलत। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था जिसे दीन बंदगान कहा गया था, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत श्रेय इमाद उल मुल्क का है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने की, बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक 1351 से 1338 की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, वो की थी फ्रेंड्स फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियानों के दौरान उसने इकदाला का नया आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना प्रति एक भवन की योजना उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत सम्मुख रखा जाता है, तभी उस पर धन स्वीकार कर सकता है। दिल्ली का सल्तनत भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? वो है फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रहे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंततः दिल्ली में अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फ्रेंड्स वो किए थे फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए भी उपाय किए थे। टोपरा मेरठ में 2 अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? वो लाया था फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी, उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन वर्षों के भवनों की मरम्मत कर उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण पे भी अधिक महत्व दिया। उन भवनों को स्थापित करने उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों में मेरठ टोपरा दिल्ली लाया गया।
ओपरा वाले स्तंभों तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली में कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली लाया? वो लाया फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता 37। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे उसे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो फ्रेंड्स वो है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे उसे हिंदू एवं मुसलमानों दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। 38 राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो फ्रेंड्स वो था फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नाम का एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा था फ्रेंड्स एक ये खैराती अस्पताल था। दिल्ली के सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वो था फ्रेंड्स नसीरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक शासन किया। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगा। फिरोज के अन्य पुत्र नुसरत शाह नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। किसके समय किया? नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 में आक्रमण किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था और शहंशाह सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैल गई। क्वेश्चन नंबर 41। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? वो किया था फ्रेंड इसने नसरुद्दीन शाह के। इनमें से कोई नहीं है। भारत के तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से तैमूर ने स्वयं को स्पष्ट किया था और उसने एक था काफिरों से युद्ध हुआ था, उनका विनाश था। दूसरा धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू होता हुआ वापस लौटा। उसने पहले खिज्र खां को मुल्तान और दीपालपुर लाहौर सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 40। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? वो किया था 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश का राज स्थापित हुआ? वो हुआ फ्रेंड्स सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश के दोनों को ही नष्ट किया और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली के सुल्तान चुना परंतु खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से उनके कालानुक्रम सेट करना है। इसमें जैसे पहला रुकनुद्दीन का टाइम पीरियड 1336, मुबारक खां का 1316 1320, फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388, आलम शाह का 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना।
जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 में मुबारक खिलजी से सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1338 तक दिल्ली पर सुल्तान रहा। सैयद वंश का शासक आलम शाह 1445 से 1451 तक दिल्ली का सुल्तान बना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने खत्म किया खिलजी वंश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोधी वंश में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।